तो फाइनली आज से हम लोग डेली करेंट अफेयर सीरीज टीआरई 4 की एग्जाम तक करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर लगेगा कि 50-100 लोग भी अगर डेली देख रहे हैं तो मैं ये करूंगा। इसमें मैं बता दूं कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी, ये जो सीरीज दृष्टि के चैनल पे चलती है, वो हम लोग वहां से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको कवर करेंगे। उसके अलावा जो हिंदी न्यूज़पेपर आते हैं, उससे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आज 19 तारीख का करंट अफेयर देखेंगे हम लोग। सबसे पहला है हमारा बैंक सेंट्रिक टू कॉर्पोरेट बॉन्ड बेस्ड फाइनेंस। तो इसमें ना आपको बस टर्म देखनी है। इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट टर्म। अगर आपको टर्म समझ में आता है तो इकोनॉमिक्स में ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। मैं हिंदी में ही प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा, सो आप घबराइएगा मत। बैंक सेंट्रिक, तो यहाँ पे एक वर्ड है बैंक सेंट्रिक और बीच में वर्ड है टू कॉर्पोरेट बॉन्ड, ठीक है। और तीसरा चौथा वर्ड है बेस्ड फाइनेंस। यानी बेसिकली यूनियन बजट में एक टर्म आया था कि हमारा जो बैंक सेंट्रिक फाइनेंस जो था, यानी जो हम बैंक से वित्त लेते थे, उसको अब हम लोग कैसे प्रदान करेंगे, तो कॉरपोरेट बॉन्ड के माध्यम से। यानी जो कॉरपोरेट जगत के जो इंडस्ट्रीज हैं, उनके जो कंपनीज हैं, उनके माध्यम से अब हम फाइनेंस को बढ़ावा देंगे, यानी वित्त को बढ़ावा देंगे, जिससे क्या होगा कि हमारा लेन देन की जो सुविधा है वो आसान होगा। ये हमें क्या करेगा, रिड्यूस द स्ट्रक्चरल रिस्क बर्डन ऑन बैंक। जो हमारा बैंक पे एक संरचनात्मक जो जोखिम भरा होता था कि अगर पैसे घट गए, अगर पैसे फ्रॉड हो गए, तो वो कहाँ से आएगा। इसलिए इसको जोखिम को कम करने के लिए सरकार बजट में क्या लाई है, कॉरपोरेट बॉन्ड बेस्ड फाइनेंस लाई है, ठीक है। इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट है, उसको भी हम लोग देखते हैं। जैसे सरकार ने बजट में कुछ और चीजें अनाउंस की थी। इंट्रोड्यूस ग्रीनियम इंसेंटिव फॉर ईएसजी बॉन्ड। यानी ईएसजी बॉन्ड के माध्यम से ग्रीनियम इंसेंटिव, ग्रीन मतलब ग्रीन बॉन्ड को बढ़ावा देना। यानी जैसे इन्वायरमेंट है, तो जैसे क्या बोलते हैं, जो कार्बन इमिशन कम करेंगे, है ना, पॉल्यूशन कम करेंगे, जो हमारे क्लाइमेट के लिए वर्क करेंगे, जो हमारे पेड़ पौधों के माध्यम से ग्रीन इन्वायरमेंट के लिए अपना योगदान देंगे, उनके लिए हमने क्या लिया है, ईएसजी बॉन्ड, ठीक है। और ईएसजी में ई का फुल फॉर्म है इन्वायरमेंट, ओके। एस का फुल फॉर्म है सोशल और जी का फुल फॉर्म है गवर्नेंस। तो बेसिकली ईएसजी बॉन्ड का मतलब क्या है, तो पहले तो इन्वायरमेंट, यानी हम रिन्यूएबल एनर्जी में क्या करेंगे, बॉन्ड को बढ़ावा देंगे। रिन्यूएबल एनर्जी मतलब जैसे थर्मल एनर्जी, सोलर एनर्जी, है ना, पवन ऊर्जा कह लो उसको आप, सौर ऊर्जा। इस इन सब क्षेत्र में क्या करेगा, इस बॉन्ड के माध्यम से हम लोग बढ़ावा देंगे। दूसरा है सोशल। तो सोशल कैसे करेंगे, तो हम लोग एफोर्डेबल हाउस देंगे, एफोर्डेबल स्वास्थ्य देंगे, एफोर्डेबल एजुकेशन देंगे, ठीक ना। इससे क्या होगा, हमारा सोसाइटी अपलिफ्ट करेगा, यानी बढ़ेगा। तीसरा टर्म है जी, यानी गवर्नेंस, है ना। गवर्नेंस कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि एक ना ऐसा सोसाइटी बनाएंगे, एक ऐसा समाज बनाएंगे जिसमें सभी के लिए भागीदारी सुनिश्चित हो सके। तो ईएसजी बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले हम पर्यावरण से संबंधित चीजों को बढ़ावा देंगे। एस से क्या करेंगे, सोशल, यानी सामाजिक। सामाजिक रूप से हम क्या दे सकते हैं, अच्छा घर दे सकते हैं, अच्छा स्वास्थ्य दे सकते हैं, है ना, अच्छा शिक्षा दे सकते हैं, इसको बढ़ावा देंगे। और तीसरा गवर्नेंस, यानी गवर्नेंस में हम सभी को करेंगे, डाइवर्सिटी लाएंगे, यानी सभी का, सभी समूह को भागीदारी देंगे, सभी वर्ग के भागीदारी देंगे, ठीक है। और इसके माध्यम से हम किसको प्रमोट करेंगे, तो ग्रीन बॉन्ड को करेंगे, यानी ग्रीन सेक्टर। ग्रीन में क्या आएगा, क्लाइमेट से रिलेटेड जो चीजें हैं उसको हम लोग प्रमोट करेंगे। अगला सरकार लॉन्च करेगी कॉर्पोरेट बॉन्ड क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। तो ये क्यों लाई है, ये जो इंडेक्स है, ये बेसिकली इसका है कि ये इनेबल हेजिंग ऑफ ब्रॉड कॉर्पोरेट क्रेडिट रिस्क।
तो इसका आसान सी भाषा है कि सरकार कॉर्पोरेट बॉन्ड क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप इंडेक्स के माध्यम से हमारा जो कॉर्पोरेट का क्रेडिट रिस्क है, क्रेडिट मतलब जो हमारा कॉर्पोरेट क्षेत्र में जो पैसे लगते हैं, जो उसमें हम इन्वेस्ट करते हैं, उसके रिस्क को कम करने के लिए सरकार ये इंडेक्स लाई है। और क्या करेगी, अट्रैक्ट मैक्रो ओरिएंटेड इन्वेस्टर। मैक्रो मतलब बड़ा, यानी जिसके पास बड़ी कंपनी है, बड़ा इंस्टीट्यूशन है, उसके इन्वेस्टर को क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे, जिससे क्या होगा, हम जो क्रेडिट रिस्क है उसको कम कर पाएंगे। ठीक है, बस आप आसानी से समझो, कोई बड़ा चीज नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला इंपॉर्टेंट है डेथ पेनाल्टी इन इंडिया। ठीक है, रिपोर्ट ऑन डेथ पेनाल्टी इन इंडिया बाय स्क्वायर सर्कल क्लिनिक। तो सबसे पहले डेथ पेनाल्टी इन इंडिया रिपोर्ट कौन लाया है, तो स्क्वायर सर्कल क्लिनिक। और ये किसका है, तो नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ जो हैदराबाद में है, वो क्या करी है, स्क्वायर सर्कल क्लिनिक नाम से एक रिपोर्ट लाई है, जिसका नाम क्या है, डेथ पेनल्टी इन इंडिया। अब इसमें रिपोर्ट में क्या है, तो इस रिपोर्ट में दर्शाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट 3 साल में एक भी डेथ पेनल्टी नहीं लगाई है। ठीक है, यानी कोई कितना भी कुछ भी किया हो, लेकिन डेथ उसको यानी मृत्यु दंड उसको नहीं दिया गया है। ऊपर से 10 एक्विटल इन 2025, यानी 2025 में अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा लोगों को दोष मुक्त किया गया है, यानी उनकी सजा को खत्म किया गया है। ठीक है, बाकी वही कंसर्न क्या होगा कि जैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को पेनल्टी देना, ज्यादा से ज्यादा अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको सजा देना, यही सब है जो हमारी इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला इम्पोर्टेंट है राज्यसभा इलेक्शन। आपको ये बेसिकली पढ़ना था स्टैटिक पार्ट में, पॉलिटी में, बट ठीक है हम लोग रिपीट करेंगे। तो सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या अनाउंस किया है कि 37 राज्यसभा सीट के लिए 10 राज्यों में इलेक्शन होगा। ठीक है, राज्यसभा आपको पता है कि उच्च सदन है, यानी अपर हाउस है सांसद का, और निम्न सदन किसको कहते हैं, तो लोकसभा को। राज्यसभा रिप्रेजेंट यानी प्रतिनिधित्व किसका करता है, तो राज्यों को प्रतिनिधित्व करती है, और केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करती है। उसके अलावा जो राष्ट्रपति नॉमिनेटेड यानी मनोनीत करते हैं, उनको भी राज्यसभा क्या करती है, प्रतिनिधित्व देती है, यानी रिप्रेजेंटेशन देती है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे आर्टिकल 80 के तहत राज्यसभा में टोटल कितने सीट हो सकते हैं, तो 250। उसमें से 12 क्या होंगे, मनोनीत होंगे राष्ट्रपति के द्वारा। किन किन फील्ड से, लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस। लिटरेचर मतलब साहित्य, साइंस मतलब विज्ञान, आर्ट्स मतलब कला, और सोशल सर्विस यानी सामाजिक सेवा से। ठीक है, यानी 4 क्षेत्र से। एग्जाम में सीधे पूछेगा निम्न में से किसमें से राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए मनोनीत करते हैं, तो ये 4 आपको याद रहना जरूरी है। प्रेजेंट में राष्ट्र सॉरी प्रेजेंट में राज्यसभा में कितने सदस्य हैं, तो 245, जिसमें से 233 इलेक्टेड है, कहाँ से, तो सभी राज्यों से, और यूटीज में दिल्ली, पौंडुचेरी और जम्मू कश्मीर। इसका मतलब हुआ कि दिल्ली, पौंडुचेरी और जम्मू कश्मीर छोड़ के जो बाकी 5 यूटीज हैं, जैसे लद्दाख, दादर नागर हवेली, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, इन राज्यों से इन यूटीज से क्या है, राज्यसभा के लिए सीट नहीं है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। पूछेगा कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट फ्रॉम यूटीज, ऐसे करके, यानी निम्न में से कौन सा यूटीज राज्यसभा में रिप्रेजेंट करती है, तो आपको याद रहना चाहिए कि सिर्फ दिल्ली, पौंडुचेरी और जम्मू कश्मीर। अब ये है कि एलोकेशन ऑफ सीट, यानी सीट कैसे एलोकेट होता है, यानी निर्धारण होता है, तो वो पॉपुलेशन, लोगों की जनसंख्या के आधार पे राज्यसभा की सीट हर राज्यों को मिलती है। जिसकी जितनी संख्या होगी उसी हिसाब से उसके रेशियो में यानी अनुपात में
राज्यसभा की सीट निर्धारित की जाती है। और राज्यसभा की सीट किसमें है, तो ये 4th शेड्यूल के हिसाब से है। अब है कि एलिजिबिलिटी क्या है राज्यसभा सीट के लिए। आप राज्यसभा के जाने के लिए क्या आपके पास योग्यता होना चाहिए? सबसे पहले भारतीय होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? मिनिमम 30 साल होना चाहिए। ठीक है। और आपको पार्लियामेंट के जो लॉ है उसके हिसाब से पास होना चाहिए। ठीक है। इसकी टेन्योर यानी कार्यकाल कितने की होती है, तो ये 6 साल के लिए होती है। ठीक है। और ये हर 2 साल पे 1/3 मेंबर यानी 3 में से 1 मेंबर हर 2 साल पे रिटायर होते हैं। और एक और चीज याद रखिएगा कि राज्यसभा कभी भी डिसोल्यूशन यानी विघटन नहीं होता है। जैसे लोकसभा 5 साल पे क्या होता है, विघटित हो जाता है, बट राज्यसभा कभी नहीं होता है। एक और चीज याद रखिएगा कि अगर राज्यसभा में किसी की मृत्यु हो जाती है 2 सालों पे और उसके बाद राज्यसभा का चुनाव होगा, तो जो नए मेंबर आएंगे उसके जगह पे किसी मृत्यु हुए राज्यसभा के सदस्य की जगह पे, तो वो 2 साल के आगे से कंटिन्यू करेंगे, यानी वो सिर्फ 4 साल ही प्रतिनिधित्व करेंगे। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके चेयरमैन कौन होते हैं राज्यसभा के, तो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है। अब देखते हैं कि राज्यसभा का इलेक्शन का प्रोसेस क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये क्या होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। यानी जैसे हम लोकसभा में सभी लोग इलेक्शन में भागीदारी देते हैं, बट इसमें सभी लोग नहीं देते, बल्कि जो एमएलए होते हैं राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों के, वो इनके इलेक्शन में भाग लेते हैं। ठीक है। और ये क्या होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। यानी एक वोट जो होता है उसी के ट्रांसफर के आधार पे ये क्या होता है, वोट को काउंट किया जाता है हर एमएलए का। अब देखिए कि ये नंबर काउंट कैसे होता है। तो मान लीजिए कि एमएलए का रैंक है 1, 2, 3 बैलेट पे। ठीक है। अब इसमें जो सबसे ज्यादा वोट मिलेगा ना, मान लीजिए कि एक को मिला 50 वोट, दो को मिला 30 वोट और 3 को मिला 25 वोट। ठीक है। तो अब क्या होगा, सबसे कम किसको मिला, 3 को, तो 3 वाला क्या होगा, कट जाएगा। यानी अब ये क्या हो गया, आउट ऑफ रेस हो गया, और ये जो 25 है ये अगले वाले के साथ जुड़ जाएगा। इसी तरीके से चलते रहता है जब तक लास्ट में सबसे ज्यादा जुड़ नहीं जाएगा, तब तक ये इलेक्शन का वोटिंग चलते रहता है। ठीक है। तो ये उतना समझने की जरूरत नहीं, बस मैंने ऐसे ही आपको समझा दिया है फॉर अ काइंड इन्फॉर्मेशन, और क्या, नथिंग मोर। अब एक क्या है कि डोमिसाइल, यानी क्या उसी राज्य का होना चाहिए किसी भी राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए। जैसे अगर आप बिहार के हैं तो क्या बिहार के रहिएगा तभी आप बंगाल के सॉरी बिहार से राज्यसभा बन सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप बंगाल के भी हैं तो बिहार से राज्यसभा बन सकते हैं। जैसे आपको पता होगा कि आरजेडी में जो संजय यादव है वो हरियाणा के हैं, लेकिन वो बिहार से राज्यसभा सदस्य है। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, अब देखो कि जितने भी एमएलए हैं ना, तो अगर वो आरजेडी के एमएलए हैं तो उनको आरजेडी का जो बैलेट मिला होगा, जो उनको चिन्ह मिला होगा, उसी चिन्ह के हिसाब से क्या करेंगे, वोट करेंगे। और अगर वो उसके विपरीत वोट करेंगे तो ये क्या होगा, क्रॉस वोटिंग हो जाएगा, जो क्या है, गैर कानूनी है। यानी वो उस पे पार्टी एक्शन ले सकती है। तो ये मस्ट है कि आप जिस पार्टी से हैं उसी पार्टी से वोटिंग करें। अगर आप उस पार्टी के खिलाफ जाके वोटिंग करते हैं तो वो आपका वोट अमान्य हो जाएगा, और उसके बाद जो आपकी पार्टी है वो आप पे एक्शन भी ले सकती है। ठीक है ना, ये दल बदल कानून के आधार पे। ठीक है। अब बहुत से बार क्वेश्चन आता है कि क्या इसमें भी नोटा है, तो बिल्कुल इसमें भी नोटा है। यानी नो वन ऑफ द एबव, यानी इसमें से किसी भी सदस्य को, जो भी राज्यसभा सदस्य के लिए नामित हुए हैं, उसको नहीं चुनने का अधिकार हर एमएलए के पास है। तो वो नोटा दबा सकते हैं। और ये किस
केस में ऐसा दिया गया है, तो शैलेश मनु भाई परमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने सभी एमएलए को ये राइट दिया है कि आप नोटा दबा सकते हैं। अब देखो हमारा है ना, ड्रोन इकोसिस्टम पे क्वेश्चन आया है। तो आपको पता है कि आज पूरी दुनिया में लोग अलग अलग तरह के ड्रोन बना रहे हैं अपनी सीमा सुरक्षा के लिए, ठीक है। उसी में भारत में ने भी आप देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में ड्रोन के माध्यम से पाकिस्तान पे हमला किया है। तो भारत जो ड्रोन को बढ़ावा दे रहा है, यानी ड्रोन बनाने के लिए बढ़ावा दे रहा है, उस प्रोग्राम का नाम है स्वयान प्रोग्राम। तो आपसे पूछेगा कि व्हाट इज मीन बाय मीन फॉर व्हाट इज मीन ऑफ स्वयं प्रोग्राम का मकसद क्या है या अर्थ क्या है। तो अब बताएंगे कि ये क्या है। ड्रोन इकोसिस्टम को डेवलप करने का प्रोग्राम है। इसके अलावा क्या है कि भारत में रेगुलेटर कौन है ड्रोन इकोसिस्टम का, तो नेशनल इनोवेशन चैलेंज फॉर ड्रोन एप्लीकेशन एंड रिसर्च। ये क्या करता है ना, ड्रोन को बनाने या बढ़ावा देने के लिए काम करता है। अब हम देखते हैं कि की एप्लीकेशन ऑफ ड्रोन, यानी जो अलग अलग ड्रोन है उसका इस्तेमाल भारत के किन किन क्षेत्रों में हो रहा है। तो सबसे पहले नमो ड्रोन दीदी स्कीम, ये क्या करता है, तो जो महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसको क्या करता है, आधुनिक किसानी के लिए ट्रेनिंग देता है। और वो ड्रोन के माध्यम से क्या करती है, खेतों में जो बीज है उसको वो छींटती है, ठीक है। उसके बाद है स्वामित्व स्कीम। तो वो क्या, स्वामित्व स्कीम में क्या होता है कि ड्रोन लैंड का मापी करता है, यानी मैपिंग करता है। उसके बाद है हाईवे पे भी हाईवे मॉनिटरिंग है। इसमें भी ड्रोन क्या करता है, तो हाईवे को रिकॉर्ड करता है, उसके प्रोग्रेस को। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट में भी हम लोग ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं, फ्लड को मॉनिटर करने के लिए, लैंडस्लाइड एरिया को मॉनिटर करने के लिए। अगला हमारा इंपॉर्टेंट है सर्वम एआई लॉन्च विक्रम एलएलएमएस। तो सबसे पहली बार कि सर्वम एआई क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले सर्वम एआई को बनाया कौन है, तो बेंगलुरु की एक कंपनी बनाई है, ठीक है। ओके। और इसमें क्या है ना, इसको अनवील्ड किया गया, यानी इसका अनावरण कहाँ किया गया है, तो इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट जो दिल्ली के भारत मंडपम में हो रहा है वहां पे इसको शो किया गया है। और ये सर्वम एआई क्या करती है, तो ये हमारा जो 22 भारतीय भाषा है उसको क्या करती है, ये अच्छे तरीके से इंडिकेट करती है या समझाती है ना। यानी भारतीय भाषाओं में अगर आपको प्रशिक्षण लेना है तो ये सर्वम एआई क्या करेगा, आपको मदद करेगा। और ये टोटल 22 भाषाओं में आपको मदद करेगी लर्निंग करने में, ठीक है। एक और है सर्वम के अलावा सोकेत। ये क्या करता है ना, तो ये हमारा डिफेंस हेल्थ केयर एजुकेशन में भारत को मदद करता है कि डिफेंस में कैसे एआई के थ्रू आप अलग अलग डिफेंस के सामान बना सकते हैं, हेल्थ केयर में कैसे यूज ला सकते हैं, एजुकेशन में एआई का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा है गान एआई। तो ये भी क्या है, मल्टी लिंगुअल टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल, यानी आप ना स्पीच के माध्यम से कोई भी लैंग्वेज को टेक्स्ट कर सकते हैं, है ना। अब ये एग्जाम में पूछ सकता है कि विक्रम नाम क्यों पड़ा था, तो ये विक्रम साराभाई के नाम पर विक्रम पड़ा था, ठीक है। तो हमने कई चीज देखा, सबसे पहले देखा कि सर्वम एआई जो है, जो बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है, उसने एक एआई मॉड्यूल लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है, विक्रम एलएलएम। इसका पर्पस क्या है, तो ये 22 इंडियन लैंग्वेज को सीखने में मदद करेगा, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट है इंडिया यूके ऑफशोर विंड टास्क फोर्स। तो एग्जाम में पूछेगा कि किन दो देशों के बीच ऑफशोर विंड टास्क फोर्स गठन हुआ है, तो इंडिया और यूके। ये इंडिया और यूके का जो विजन है 2035 उसको मद्देनजर रखते हुए
अब अगली बात है कि ऑफशोर विंड एनर्जी क्या है। तो ये क्या करता है ना, कि जो विंड टरबाइन है, इसके माध्यम से समुद्री क्षेत्र की जो हवा होती है ना, उसका इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, ऑफशोर विंड एनर्जी। अगला है इंडिया जर्मनी कॉपरेशन इन टेलीकॉम एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। बस इतना ही याद रखना और कुछ नहीं। अगला है सेकेंड फेज ऑफ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। तो सबसे पहली बात है कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है। तो ये ना 1954 जो गांव है, कहाँ पे, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार, इन बॉर्डर पे जो 1954 गांव है, इसको ना चाइना से रक्षा करने के लिए यहाँ पे अलग अलग प्रोग्राम चलाया जाता है। जैसे वहाँ पे डेवलपमेंट का काम किया जाता है, ठीक है, वहाँ के जो लोग हैं उनको ट्रेनिंग दिया जाता है हर समय युद्ध की तैयारी के लिए, ठीक है। अगला इम्पोर्टेंट है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। एक एमओयू साइन किया है, किसके लिए, तो राइस सप्लाई टू सपोर्ट ग्लोबल हंगर, यानी चावल को सप्लाई करने के लिए, जिससे क्या होगा, जो विश्व में भुखमरी हुई है उसको खत्म करने के लिए। किन दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच, तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बीच। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एस्टेब्लिश कब हुआ था, 1961 में, यूएनजीए एंड एफएओ यानी फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से। इस ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल पीस प्राइज 2020 में भी मिल चुका है। किस लिए मिला था, तो हंगर और प्रिवेंटिंग स्टारवेशन एज ए वीपन ऑफ वॉर। सिंपल सी बात है, भूखमरी को खत्म करने के लिए। अगला इंपॉर्टेंट है लॉगर हेड टर्टल। तो बेसिकली लॉगर हेड टर्टल जो है ना, ये क्लाइमेट चेंज के कारण इसका जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है, यानी जो जनन क्रिया है, और इसका फिजिकल स्ट्रक्चर, जो भौतिक संरचना है, उसमें क्या हो रहा है, कमजोरी दिखाई दे रहा है। पहले जो ये हर 2 साल पे क्या होता था, ब्रीडिंग होता था इसका, वो अब कितने साल पे हो रहा है, 4 साल पे। सबसे पहला पॉइंट है। उसके बाद ये क्या है कि ये कहाँ मिलता है, तो अटलांटिक, पैसिफिक, इंडियन और मेडिटेरियन सी के आसपास मिलता है, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट क्या है कि इसके कारण, यानी ये लॉगर हेड कछुआ के कारण, ओशियनिक क्लोरोफिल जो था, वो क्या होने लगा है कि ओशियनिक क्लोरोफिल में कमी आने लगी है, जिससे खाना जो होता था समुद्र में, उसमें कमी आने लगी, ठीक है। लॉगर हेड टर्टल आईयूसीएन की जो लिस्ट है उसमें वल्नरेबल कैटेगरी में है और अपेंडिक्स 2 में है, और जो WPA 1972 शेड्यूल है इंडिया का, उसमें भी 1 है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट है, उसको भी देखते हैं। अगला इम्पोर्टेंट है केरला जो है वो फर्स्ट स्टेट बन गया है देश का, जो ना अर्बन पॉलिसी लाई है, यानी वो शहरों को डेवलपमेंट करने के लिए एक पॉलिसी लाई है। कौन लाई है, केरला। और इसका नाम क्या है, विजन 2050, ठीक है। और विजन 2050 के तहत वो क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज एंड टाउन्स बनाएंगे, यानी मौसम के हिसाब से वो क्या करेगी, ऐसी शहरों का निर्माण करेगी जो हमेशा क्या रहेगा, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। अगला है बोधन एआई। तो सबसे पहली बात है कि बोधन एआई किसके लिए है, तो ये एजुकेशन यानी शिक्षा के क्षेत्र में काम करेगा। इसको किसने बनाया है, तो आईआईटी मद्रास ने, ठीक है। बस इतना ही काम का है। अगला है कि मूड वोल्केनो जो है, ये कहाँ पे है, तो ये है श्याम नगर इन टीचिलपुर, नॉर्थ अंडमान में है, ठीक है। बस इतना ही याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट है तारिक रहमान। तो सबसे पहली बात है, जो बांग्लादेश में इलेक्शन हुई थी, तो ये बांग्लादेश में प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन का जो
हुआ था वो जीत गए हैं। इनके पार्टी का क्या नाम है? बीएनपी। ठीक है। इसके अलावा ये ना, जो बीएनपी के फाउंडर है जियाउर रहमान, और इनकी माँ जो है वो पूर्व पीएम है बांग्लादेश की खालिदा जिया। इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट लाइन थी जो मैंने खुद से लिखा है इसमें। सबसे पहली बात, बांग्लादेश में टोटल कितनी प्राइम मिनिस्टर के लिए एमपी का सीट है? तो 350। और 350 में से मात्र 300 पे इलेक्शन होती है, और बाकी जो 50 सीट है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। ठीक है। इस 300 में से बीएनपी ने 212 सीट जीता, और जमाते इस्लामी ने 77 सीट जीता, और एक सीट क्या रह गई? खाली रह गई। ठीक है। इसमें ना, बीजेपी जो बांग्लादेश का है, बांग्लादेश जातीय पार्टी, उसने भोला नगर से एक सीट को जीता है। यहाँ से रहमान पार्थो जो है वो जमाते इस्लामी के नजरुल इस्लाम को हरा देते हैं। अब ये पूछोगे सर इसका क्या जरूरत है, तो आप जब देखोगे पीवाईक्यू तो आपको समझ में आ जाएगा इसका क्यों जरूरत है। ये ना बांग्लादेश का 13वां इलेक्शन था। ठीक है। और तारिक रहमान खुद कहाँ से जीते हैं? तो ढाका से। यहाँ पे अल्पसंख्यक कितना जीता है? तो 4, और इसमें से हिंदू केवल 2 ही जीते हैं। और इनके जो नई कैबिनेट होगी उसमें सिर्फ एक हिंदू मिनिस्टर होंगे, नीताय रॉय चौधरी। ठीक है। इतना ही याद रखना है इसमें। अगला जो इम्पोर्टेंट है वो है जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, वो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट जो चल रहा है दिल्ली में, उसमें हॉरिजॉन 2047 रोड मैप लॉन्च। हॉरिजॉन 2047 रोड मैप किसके किसके बीच है? तो फ्रांस और इंडिया के बीच में। और इसके माध्यम से क्या होगा? तो डिफेंस, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी, स्पेस और एआई के क्षेत्र में भारत और फ्रांस एक साथ काम करेंगे। इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट है, जैसे जो राफेल जहाज जो फ्रांस का है, ठीक ना, इसको ना अब भारत में बनाया जाएगा, जो बनाएगी टाटा एयरबेस। ठीक है। इसके अलावा कुछ और चीजें हैं, जैसे जैतपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोजेक्ट जो है, इसमें भी फ्रांस क्या करेगा? कॉपरेट करेगा। इसके अलावा इंटरनेशनल स्पेस समिट होगा फ्रांस में, उसमें भारत भी पार्टिसिपेट करेगा। एक और इम्पोर्टेंट लाइन है कि एआई इन हेल्थ केयर सेंटर कहाँ पे लॉन्च हुआ है? तो एम्स दिल्ली में। ठीक है। ये इंडिया और फ्रांस के बीच में एक समझौते के तहत। इसमें समझौता किसके बीच हुआ? तो फ्रांस का पेरिस सैंटे कैंपस एंड एम्स का सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर प्लेटफॉर्म। अगला है कि 30,000 जो भारतीय छात्र हैं उसको फ्रांस में 2030 तक एजुकेशन के लिए आने का न्योता दिया गया है। इसके अलावा युगे युगीन भारत म्यूजियम जो है वो फ्रांस के म्यूजियम के तर्ज पे विकसित होगा। इसके अलावा नमस्ते फ्रांस 2028 में भारत और फ्रांस के 30 साल पार्टनरशिप पूरा होने के लक्ष्य में मनाया जाएगा। इसके अलावा एक और जो चीज हुई है कि जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं उन्होंने 2026 में जो G7 फ्रांस में होगा उसमें आने के लिए मोदी जी को इनवाइट किया है। उसके अलावा जो अफ्रीका फॉरवर्ड समिट होगा नैरोबी में, इसमें भी आने के लिए भारत को इनवाइट किया गया। अब है कि भारत, फ्रांस की राजधानी को क्या है? पेरिस। और फ्रांस के आसपास कौन कौन से देश है? जर्मनी, इटली और स्पेन। और इसके इस साइड में है बे ऑफ बिस्के, और नीचे में है मेडिटेरियन सी। इसके अलावा है जैसे शक्ति एक्सरसाइज फ्रांस और भारत के आर्मी के बीच में होता है, वरुणा एक्सरसाइज फ्रांस और भारत के नेवी के बीच में होता है, और गरुड़ा एक्सरसाइज फ्रांस और इंडिया के एयरफोर्स के बीच में होता है। इसके अलावा भारत का इसरो और फ्रांस का CNES ने एक एग्रीमेंट साइन किया है, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर, और ये कहाँ बनेगा? तो बेंगलुरु में। और इसके अलावा एक ज्वाइंट सैटेलाइट मिशन भी साइन किया है जिसका नाम है तृष्णा मिशन।
इसका फुल फॉर्म है थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट। एक और चीज एग्रीमेंट हुआ है कि स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर कहाँ होगा, तो पेरिस में होगा। इसके अलावा फ्रांस कॉपरेट किसमें करेगा, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स जो लोथल में बन रहा है, इसमें भी हेल्प फ्रांस करेगा। एक और इम्पोर्टेंट चीज है, बायो बेस्ड केमिकल और केमिकल सब्सटेंसेज डिराइव्ड wholly और इन पार्ट फॉर रिन्यूएबल बायोलॉजिकल रिसोर्स लाइक प्लांट एग्रीकल्चर ईटीसी। ठीक है, तो पहली बात है कि बायो बेस्ड केमिकल क्या है, तो ये एक केमिकल है, ठीक है ना, जो कहाँ से प्राप्त होता है, तो रिन्यूएबल बायोलॉजिकल रिसोर्सेज से, जैसे प्लांट से, एग्रीकल्चर से, फॉरेस्ट्री मटेरियल यानी जो जंगलों के जो कुछ पदार्थ होते हैं उससे क्या होता है हमें प्राप्त, बायो बेस्ड केमिकल। बायो से बायोलॉजिकल है ना, और केमिकल से यानी वैसा केमिकल जो हमें बायोलॉजिकल यानी नेचुरल चीजों से प्राप्त होती है। अब जैसे इंजाइम है, तो ये क्या है, एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, और इसका यूज किस में होता है, तो डिटर्जेंट यानी सर्फ में, फूड प्रोसेसिंग में होता है, और फार्मास्यूटिकल्स यानी फार्मा में होता है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे लैक्टिक एसिड, इसका प्रोडक्शन कैसे होता है, तो फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के फर्मेंटेशन से क्या बनता है, लैक्टिक एसिड। ठीक है, और है अगला सुसेनिक एसिड, ये कहाँ से होता है, तो ग्लूकोज या शुगर से प्राप्त होता है। बायो बेस्ड ग्लिसरॉल, ये किससे प्राप्त होता है, तो बायोडीजल प्रोडक्शन से। बायो इथेनॉल और बायो ब्यूटेनॉल कैसे प्राप्त होता है, तो फर्मेंटेशन से। प्रोपैनिडियोल किससे प्राप्त होता है, तो ये ग्लिसरॉल और शुगर के फर्मेंटेशन से। बायो बेस्ड सर्फेक्टेंट्स एंड लुब्रिकेंट किससे डिराइव होता है, तो प्लांट ऑयल से। अब ये हमारा इम्पोर्टेंट है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है, राष्ट्रीय राजमार्ग जो अथॉरिटी है भारत का, उसने क्या लॉन्च किया है, बी कॉरिडोर या पॉलिनोटर लॉन्च किया है। कहाँ पे लॉन्च किया है, तो जो राष्ट्रीय राजमार्ग है ना, उसके आसपास इकोलॉजिकल इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए, है ना, यानी पारितंत्रीय जो इंफ्रा होगा उसको विकास करने के लिए, जैसे पौधा लगाएंगे फूलों का, है ना, उसका श्रब हर्ब और ग्रासेज लगाएंगे, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि उसके आसपास में क्या होगा, इकोलॉजी या उसका जो पर्यावरण होगा वो क्या होगा, अच्छा होगा, जो हमारा पॉल्यूशन वगैरह होता है उसको कम करेगा। जैसे कौन कौन से पेड़ लगाए जाएंगे, जैसे नीम के पेड़, महुआ के पेड़, पलाश के पेड़, आदि आदि। अगला इंपॉर्टेंट है कि अटल इनोवेशन मिशन किसने लॉन्च किया था, नीति आयोग ने। कब लॉन्च किया था, 2016 में। किस लिए लॉन्च किया था, तो कल्चर ऑफ इनोवेशन एंड इंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस द कंट्री, यानी जो नए नए आइडिया लाते हैं, नए नए जो इंटरप्रेन्योर है, जो बिजनेस करना चाहते हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन आया था। इसके अलावा आया था अटल थिंकरिंग लैब, ये किसके लिए आया था, तो क्लास 6 से 12 साल के बच्चों के लिए आया था। और किस लिए आया था, तो रोबोटिक, 3D प्रिंटिंग और इलेक्ट्रॉनिक सामानों को इनोवेट करने के लिए। तो इसी के साथ 19 तारीख का करेंट अफेयर खत्म हुआ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और आज के जो 2 MCQ हैं वो आप सॉल्व कीजिए। तो ये रहा आज का आपका सवाल, जिसका उत्तर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द प्राइमरी पर्पस ऑफ बी कॉरिडोर, बी कॉरिडोर के प्राथमिक उद्देश्य का सबसे अच्छा वर्णन कौन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ठीक है, इसको आप दीजिए जवाब, फिर 20 तारीख वाली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।